नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे, हाजिर हूं किस्सा कोई का एक और अंक लेकर। आज बात करेंगे मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह की। यूं तो वो बहुत लंबे वक्त से विवादित हैं, यानी बीते कई हफ्ते से विवादित हैं, लेकिन फिर भी इसलिए आज तक मौजू हैं वो, उसकी वजह यह है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल आए और उन्होंने यहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम किया, बहुत सारे मंत्री, तमाम मंत्री कहीं ना कहीं या तो कोई एयरपोर्ट में था, कोई मंच में था, कोई जहाँ जहाँ वो शिलान्यास या उद्घाटन कर रहे थे उस जगह मौजूद था, लेकिन विजय शाह नदारद थे। नदारद तो हालांकि शिवराज जी भी थे, लेकिन वो एक अलग विषय है, उस पर अभी आज बात करना मुफीद नहीं होगा। लेकिन विजय शाह नदारद थे। कैबिनेट की मीटिंग भी इस दौरान हुई। कैबिनेट की मीटिंग मंगलवार को भी हुई, बाहर हुई, भोपाल से बाहर हुई, उसमें भी विजय शाह नहीं थे। तो ये समझ नहीं आ रहा कि विजय शाह को सरकार जो है वो संरक्षण दे रही है या फिर किनारे कर रही है। विजय शाह की कोई नोटिंग नहीं चल रही है, कोई फाइल नहीं चल रही है, कुछ भी उनका मामला जो है वो हो नहीं रहा। सरकारी तौर पर वो बतौर मंत्री एक्ट नहीं कर पा रहे। गवर्नमेंट उनसे दूरी बनाए हुए, संगठन उनसे दूरी बनाए हुए, लेकिन फिर भी ना इस्तीफा मांगा जा रहा है, ना शाह साहब दे रहे। तो आज इसलिए बात करेंगे विजय शाह की। यूं तो शाह साहब दशकों से राजनीति कर रहे हैं, लेकिन उनकी ख्याति नेशनल नहीं हो पाई थी। बीते कुछ दिनों में ये नाम एक झटके में देश भर में पहचान पा गया। क्या आम, क्या खास, क्या सरकार, क्या अदालत, क्या पाकिस्तान, मतलब देश नहीं, ग्लोबल हो गए थे एक तरह से वो। पाकिस्तान में भी कई जगह सुर्खियों में जगह बना गए विजय शाह। इनके बारे में कुछ चर्चा करें उससे पहले मुझे राजेश्वरानंद महाराज की एक कथा का स्मरण हो रहा है। दांत और जीभ के बारे में वे बताते हैं कि दांत में कभी भी कुछ फंसता है तो बेचारी जीभ परेशान हो जाती है। कष्ट दांत को होता है, परेशान जीभ होती है। वो बार बार उसी दांत के बीच जाती है, उस फंसे हुए अन्न कण या किसी रेशे को जब तक निकाल नहीं देती चैन से नहीं बैठती। मतलब कितनी संवेदी रहती है वो दांतों को लेकर। लेकिन उस तुलना में दांत बहुत बेरहम होते हैं। यदि कुछ चबाते वक्त धोखे से जीभ दांतों के बीच आ जाए तो दांत मरम्मत नहीं करते, हट से काट देते हैं जीभ को। जीभ बेचारी कई दिनों तक जख्मी रहने के बाद फिर बदला लेती है, और जब बदला लेती है तो केवल दांत नहीं, पूरे शरीर को कष्ट पहुंचा देती है। विजय शाह के मसले की यदि बात करें तो उनकी जीभ यानी जुबान हमेशा से ही उनको संकट में डालती रही। हालांकि अभी कोई भी संकट इस तरह तक नुकसान पहुंचाने की हद तक छू नहीं पाया। जैसे हमने बताया भी आपको कि अभी तक वो मंत्री हैं। मंत्री पद की जितना भी सुख हो सकता है, कुछ सुख काट दिए गए उनके, जैसे मैंने पहले ही कहा, लेकिन जितने हैं वो भोग रहे। तो जरा सोचिए कि जिस मंत्री के बारे में हाईकोर्ट स्वतः संज्ञान ले, चरम तक फटकारे और एफआईआर करने के निर्देश दे, बचाव के लिए गुहार लगाने वे सुप्रीम कोर्ट भेजे गए, वहां से भी तेज फटकार मिली। देश भर का मीडिया उनको लानतें भेज रहा है, उन पर विशेष टिप्पणियां बड़े बड़े अखबार लिख रहे हैं। मतलब वो अखबार लिख रहे हैं जो सिंगल कॉलम खबर भी विजय शाह के बारे में नहीं छापते कभी। उसके बाद भी पार्टी और सरकार उनका कवच बनी हुई है अब तक। तो इसके मायने क्या है? इसके मायने ये नहीं कि उनकी सियासी वल्दियत में केंद्रीय बीजेपी नेतृत्व का या संघ परिवार का कोई बहुत बड़ा नाम लिखा हुआ है जो उन पर आंच नहीं आने देता और किसी भी तरह की कार्रवाई पर वीटो लगा देता है। जैसे मैंने बताया कि यदि इस तरह का कोई व्यक्ति होता तो ये तय बात थी कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे तो वो कहीं ना कहीं होते, कहीं ना कहीं से आसे तो संगठन में होते, या फिर जो कार्यक्रम स्थल के आसपास कोई ना कोई एक जिम्मेदारी उन्हें मिली होती, क्योंकि उनका वीटो लगाने वाला जो भी उनकी सियासी वल्दियत वाला व्यक्ति होता वो उन्हें कम से कम इस लायक तो बना देता, लेकिन नहीं बना पाया। तो वजह ये समझ में आ गई कि बहुत ज़्यादा ऊपर भी उनके पास लोग हों संरक्षण देने वाले, ऐसा नहीं है। ये मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के मुताबिक मैं बात आपको बता रहा हूँ। विजय शाह का कवच है उनकी जाति और उनके समाज के अंदर उनकी पकड़, वो भी समाज मानी एक निश्चित दायरे में, निश्चित एरिया में। तो करेंगे इसी का छिद्रान्वेषण।
पहले विजय शाह का हालिया विवादित बयान सुना देते हैं। सुना बहुत बार आपने होगा, फिर भी सुन लीजिए। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तेजी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तेजी करने हमारे जहाज से उनके घर गए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर अगर कोई ले सकता है। कोर्ट की तल्ख टिप्पणियां दिखा देते हैं, विजय शाह की क्रमशः आए 3 कैफियत भी दिखा देते हैं। आप सुनिएगा जरूर उसे, सुना आपने कई बार होगा, जैसे मैं फिर बोल रहा हूं बार बार। ये कैफियत क्यों आई? क्योंकि कहा जा रहा है कि शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा के दौरान बहुत नाराज हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तीसरी कैफियत की मैं बात कर रहा हूं। वजह थी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर होने वाली ऊल जलूल बयानबाजियां। सरकार ने कोर्ट की फटकार पर उन्हें मंत्री पद से नहीं हटाया, तो फिर भला क्या बिसात महिला आयोग की, क्या बिसात मीडिया की, अखबारों की? कारण सिर्फ यही है कि एमपी में वे जाति के गौण हैं। एमपी में सबसे अधिक जनजाति गौण है। बीजेपी और संघ दोनों के लिए बड़ी चुनौती लगातार बने हुए ये गौण तकरीबन 20 ट्राइबल जिले मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, शहडोल, बालाघाट, उमरिया, सिवनी, छिंदवाड़ा, झाबुआ, अलीराजपुर, गिनाऊंगा तो थक जाऊंगा। कई जिले हैं जहां बीजेपी भारी मेहनत के बाद भी अपेक्षित परिणाम नहीं ला पा रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस बिना अतिरिक्त प्रयास के अपना वोट शेयर न केवल बनाए हुए है बल्कि उसको सीटों में कन्वर्ट कर लेती है। आप उठाकर देख लीजिए, विधानसभा के चुनाव का मैं जिक्र कर रहा हूं। लोकसभा तो ठीक है, मोदी जी के नाम पर बढ़िया बढ़िया हो जाता है, यहां पर विधानसभा का जिक्र कर रहा हूं। वहां कोई क्रांति कांग्रेस नहीं कर रही, ये बिल्कुल तय बात है। हम देखते भी हैं अक्सर कि कांग्रेस बिना अतिरिक्त प्रयास के वहां से जीत रही। तो गौड़ जनजाति बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज अभी भी है। विजय शाह गौड़ों के सर्वमान्य नेता हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन राजनीति में प्रतीकों और उपमानों की महिमा भी अपरंपार होती है, लिहाजा पार्टी को शायद झिझक है। ये सब मैं अभी कह रहा हूं, अभी यानी जब ये रिकॉर्ड कर रहा हूं। संभव है, हालांकि मुझे इसमें डाउट लगता है, संभव यदि होता तो तब होता जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले थे। तो संभव है, फिर भी चूंकि संभव है बोला है तो उस वाक्य को आगे बढ़ा लेता हूं कि संभव है कि कुछ ना कुछ कार्रवाई उन पर हो या मंत्रिमंडल से रुखसती हो। लेकिन अभी तक तो पार्टी ये कह रही कि भाई कोर्ट जो डिसीजन लेगी तब फिर उस पर बात करेंगे। तो जो मूल बात है वो इस वजह से नाराजगी बीजेपी की ज्यादा हो गई, केंद्रीय नेतृत्व की ज्यादा हो गई, क्योंकि बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर को बहुत गाढ़ा कर देना चाहती थी और है भी अभी भी। आप इन दिनों कोई भी सरकारी रेडियो या टीवी देखिए, उसमें ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दिन भर कार्यक्रम चल रहे हैं, पूरे दिन चलते रहते हैं। सरकार और बीजेपी की मंशा है कि इसका बज़ जो है वो क्रिएट होता रहे लगातार। और हालांकि विजय शाह ने बज़ तो क्या ही क्रिएट किया, बाजा जरूर बजा दिया। जरा सोचिए कितना शानदार नैरेटिव सरकार ने सेट किया था। हमला पाकिस्तान पर, सरकार जिस दल की है उसके ऊपर मुस्लिम विरोधी होने का प्रोपोगेंडा पाकिस्तान चलाता ही रहता है। हमारे देश के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाते हैं। फेक वीडियो भी पाकिस्तान कई बार यूज करता है इस प्रोपेगेंडा को बढ़ाने के लिए कि भारत में मुसलमान बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है और दबाए जाते हैं। इस तरह की बातें कही जाती हैं। युद्ध के वक्त कई तरह की लड़ाइयां लड़ी जाती हैं जिनमें एक प्रोपेगेंडा वॉर भी होता है। सरकार ने शानदार जवाब जमीन पर पाकिस्तान को दिया और साथ ही इस प्रोपेगेंडा वॉर का भी जवाब दिया, कर्नल सूफिया को मीडिया ब्रीफिंग में खड़ा करके। गजब संदेश दुनिया भर में गया। सरकार के आलोचक बुद्धिजीवियों के मुंह पर भी ताला पड़ गया था। अगर आपने देखा हो ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो कुछ बोल नहीं पाए थे जब सूफिया आई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने, ये बताने कि भारत ने कैसे पाकिस्तान को धूल चटाई। बीजेपी के अंदर और बाहर से तालियों की गड़गड़ाहट की गूंज खत्म भी नहीं हुई थी कि विजय शाह के इस बयान ने देशव्यापी सियासी हड़कंप मचवा दिया। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात को लेकर बहुत नाराज हुए, ऐसा कहा जा रहा है।
मोदी जी नाराज जिस बीजेपी नेता के ऊपर हो जाएं, उसका हश्र क्या होता है, ये भला किसी से छिपा है क्या? साध्वी प्रज्ञा से लेकर ऐसे ढेरों उदाहरण हैं। ऐसे में संभावना है, जो हम फिर कह रहे हैं कि संभावना है कि देर सवेर विजय शाह को भी भूकंप के झटके झेलने पड़ सकते हैं। खैर, आज इसी विवाद के आलोक में समझते हैं कि विजय शाह की शख्सियत आखिर है कैसी। कुंवर विजय शाह मध्य प्रदेश के अनुभवी और प्रभावशाली राजनेता हैं। हरसूद विधानसभा क्षेत्र से 8 बार विधायक चुने गए, मामूली बात नहीं होती। उनका जन्म 1 नवंबर 1962 को हुआ था। वे मकड़ाई रियासत के राज परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर से इतिहास में एमए की डिग्री प्राप्त की है। वे मकड़ाई राज्य के राजा देवी शाह के बेटे हैं। उनके परिवार ने कई सालों तक मकड़ाई राज्य पर शासन किया, यानी राजघराना उनकी कुंडली में है। उनकी जो पत्नी हैं वो खंडवा की मेयर रह चुकी हैं। विजय शाह पहली बार 1990 में बीजेपी की टिकट पर हरसूद विधानसभा से चुनाव लड़े थे, जीत हासिल की। उसके बाद 1993, 98, 2003, 2008, 2013, 2018 और 2023 में भी इस सीट से उन्होंने जीत दर्ज की। 8 बार विधायक रहे। 2023 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी सुखराम साल्वे को लगभग 60,000 मतों के अंतर से हराया। बहुत कहलाता है, ये भी बड़ा मार्जिन है। शिवराज सिंह चौहान की सरकार में बहुत सारे मंत्रालयों में मंत्री रहे, जिनमें वन, आदिम जाति कल्याण, पर्यटन, पंचायत राज, ग्रामीण विकास और स्कूल एजुकेशन जैसे विभाग भी शामिल हैं। ये तय है कि उनकी जुबान और विवाद को बहुत करीबी रिश्ता है। जरा बताते हैं आपको उनके बयानों के विवाद। विजय शाह ने 2013 में एक विवादास्पद बयान दिया था, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह का नाम लिया था। यह टिप्पणी महिलाओं के प्रति अपमानजनक मानी गई और इसके बाद शाह को इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने झाबुआ जिले के ग्रीष्मकालीन शिविर के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह के बारे में जो आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, वो कुछ इस तरह से थी कि भाभी जी, भाई साहब के साथ तो रोज जाती हो, कभी देवर के साथ भी चलो, जो कि बेहद आपत्तिजनक और अश्लील टिप्पणी माना गया। इस बयान के बाद राज्य में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और विपक्षी दलों ने उनकी गिरफ्तारी की मांग की। विजय शाह ने 17 अप्रैल 2013 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अपना इस्तीफा सौंप दिया, जिसे राज्यपाल ने तत्क्षण स्वीकार कर लिया। उन्होंने मीडिया से कहा कि स्वेच्छा से मंत्री पद छोड़ा ताकि बीजेपी और मुख्यमंत्री की छवि को नुकसान न पहुंचे। ऐसा ही एक विवाद साल 2010 में भी हुआ था, जब उन पर एक संत की समाधि पर रशियन डांसर को नचाने का आरोप लगा था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस ने तो यह भी आरोप लगाया था कि विजय शाह ने खुद रशियन डांसर के साथ डांस किया। हालांकि उसकी ना कोई फोटो बाहर आई, ना वीडियो, लिहाजा मैंने यहां पर कोट किया कांग्रेस के हवाले से, ये हमारे हवाले से है नहीं। तो उस वक्त विजय शाह आदिवासी कल्याण मंत्री थे और कांग्रेस ने तब भी उनकी बर्खास्तगी की मांग की थी। मामला 2010 में खंडवा में आदिवासी कला उत्सव के नाम से आयोजित एक 6 दिवसीय कार्यक्रम से जुड़ा था। ये कार्यक्रम महान संत दाता साहब की समाधि पर मेले के रूप में आयोजित हुआ था। इसी कार्यक्रम में रशियन बैले डांसर भी बुलाई गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जब इस मामले पर बवाल बढ़ा तो विजय शाह ने इसे रूस की दुर्लभ संस्कृति बता दिया था। मतलब वो आई क्यों डांसर, उन्होंने कहा भाई रूस की एक दुर्लभ संस्कृति से भी तो हम अपने ट्राइबल को मिलवा रहे हैं। एक और खूबी है उनकी, विजय शाह की, कि वो अपने ऊपर लगने वाले आरोपों का जवाब हंसते हुए देते हैं। अभी भी कर्नल सूफिया पर उन्होंने हंसते हुए माफी मांगी, जो फिर एक खबर बन गया। उस वक्त यानी रशियन डांसर के वक्त भी उन्होंने हंसते हुए कहा था कि मुझे नहीं पता कि जनपद पंचायत ने इतने कम पैसे में विदेशी कलाकारों को कैसे बुला लिया, इससे विवाद होगा, आयोजकों को ध्यान रखना चाहिए। इतनी बात उन्होंने कही और बात को खत्म करा दिया। साल 2018 में शिक्षक दिवस समारोह के दौरान मंत्री शाह ने मंच से एक बयान देकर बड़ा विवाद खड़ा किया था। उन्होंने कहा कि शिक्षक ही शिक्षा को आगे बढ़ा सकता है। यहाँ पर कुछ लोग सिर्फ तालियां बजाने का दिखावा कर रहे हैं। आप जानते हैं कि गुरु गोविंद ईश्वर से भी बड़े हैं। अगर आप उनके सम्मान में तालियां नहीं बजा सकते तो अगले जन्म में आपको लोगों के घर घर जाकर तालियां बजानी पड़ेगी। अब आप जानते हैं कि घर घर जाकर ताली कौन बजाता है। उनके इस बयान से किन्नर समाज बहुत नाराज हुआ, लेकिन चूंकि वे संख्या बल में कम हैं, कम वोटर हैं, लिहाजा ये मामला दब गया। ज्यादा बवाल इस पर हुआ नहीं। सितंबर 2022 में खंडवा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए शाह ने कांग्रेसी नेता राहुल गांधी की शादी को लेकर टिप्पणी की थी।
उन्होंने कहा था अगर कोई लड़का 50-55 साल का हो जाए और शादी ना करे तो लोग पूछते हैं कि कोई कमी तो नहीं है। कमी मतलब आप समझ सकते हैं कि उनका इशारा किसी फिजिकल कमी की तरफ था। उनके इस बयान पर खूब राजनीति हुई। हरसूद में एक चुनावी सभा में जो उन्होंने कहा एक वो हैं जो एयर कंडीशन गाड़ी में चलते हैं, वो यानी राहुल गांधी गांव आते ही पैदल चलने लगते हैं। 55-56 साल की उम्र हो गई, शादी नहीं हो रही है। फिर उन्होंने इशारा किया कि मेरा बेटा बाबा यहाँ बैठा है, इसकी उम्र 28-29 साल हो गई है, मैंने तो 25 साल में ही इसकी शादी कर दी थी। क्यों कर दी थी? उन्होंने कहा घर परिवार में जब बच्चा बड़ा हो जाए और उसकी शादी ना हो तो पड़ोसी आ जाते हैं, पूछते हैं कोई कमी है क्या। मैं ये नहीं बोलता कि तुम्हारे पप्पू में कमी है, मैं ये नहीं बोलता कि तुम्हारे पप्पू में कमी है। हमारे यहाँ तो लोग खुसर पुसर करते हैं, माँ बहनें खुसर पुसर करती हैं, किसी डॉक्टर को दिखाएं क्या। समाज के लोग बात करते हैं, पूछ तो नहीं रहे हैं तो बताते क्यों नहीं। इस तरह से उन्होंने कहा कि भाई पप्पू की शादी क्यों नहीं हो रही। अब जाहिर बात है कि मीडिया उन दिनों राहुल गांधी के लिए, आजकल थोड़ा कम हुआ, लेकिन उन दिनों राहुल गांधी के लिए ये विशेषण बीजेपी भी कई बार इस्तेमाल करती थी संकेतों में, और कुछ मीडिया घराने भी लिख देते थे संकेतों में, चाहे ही कांग्रेस के मुंह से कहलवाते हुए लिखें, लेकिन पप्पू कह देते थे। इस बयान को लेकर कांग्रेस ने बहुत आलोचना की, उनकी छोटे मोटे प्रदर्शन भी किए, लेकिन जाहिर बात है विपक्ष का प्रदर्शन था, सत्ता पक्ष को मानना क्यों था, भले ही मंत्री बोल रहे हैं, तो कुल मिला के उस पर भी कुछ हुआ नहीं। अब उनके एक बयान का और जिक्र करना है। विजय शाह ने 2013 में झाबुआ जिले में ग्रीष्मकालीन शिविर के उद्घाटन के दौरान लड़कियों की टी शर्ट पहनने को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। वो वाकई बहुत आपत्तिजनक थी। आपत्तिजनक तो खैर लगभग सारे ही हैं उनके बयान। उन्होंने कहा था कि उन्हें 2-2 टी शर्ट दीजिए, लेकिन नीचे क्या पहनना है ये मैं नहीं जानता। ऐसी किशोर वय लड़की के लिए अगर आप टी शर्ट दे रहे हैं, अव्वल तो आप अपने बर्थडे में नहीं बांट रहे हैं, आप एक सरकार की योजना के तहत उन्हें दे रहे हैं, और फिर उनके अंतः वस्त्रों पर अगर आप टिप्पणी करेंगे तो भाई गलत बात तो जाहिर होगी। लड़कियों की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा था कि इनको 2-2 दे दो, मुझे नहीं पता ये नीचे क्या पहनती हैं। तो आपको पता होना क्यों चाहिए? अव्वल तो क्यों बोल सकते हैं आप किसी लड़की पे ऐसी टिप्पणी? इस पर भी बहुत जमकर आलोचना हुई। इसे महिलाओं के प्रति असंवेदनशील और अभद्र करार दिया गया, लेकिन इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब फिल्म अभिनेत्री विद्या बालन एमपी के बालाघाट जिले में एक फिल्म की शूटिंग के लिए आई तो शाह साहब उनके साथ डिनर को लेकर मचल उठे। नवंबर 2020 था वो। फिल्म शेरनी की शूटिंग थी। मध्य प्रदेश के वन मंत्री थे उस वक्त विजय शाह। उन्होंने विद्या बालन को डिनर के लिए आमंत्रित किया। जाहिर है कि विद्या बालन हर किसी के साथ डिनर तो करेंगे नहीं, जाने कितने राज्यों में वो शूटिंग करती हैं। सीएम के साथ भी हमने बहुत कम उन्हें डिनर करते हुए देखा है। तो उन्होंने मना कर दिया कि भाई मैं डिनर पे नहीं आऊँगी। अगले दिन बालाघाट के दक्षिण वन मंडल अधिकारी यानी जो डीएफओ कहलाते हैं, जी के बरखड़े उनका नाम था, उन्होंने फिल्म की प्रोडक्शन यूनिट की गाड़ियों को प्रवेश करने से रोक दिया। ये कह दिया कि केवल 2 गाड़ियों को ही अनुमति है। हालांकि बाद में जब विवाद तो सारी गाड़ियों को प्रवेश की अनुमति मिल गई, तो विजय शाह ने इस विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हाँ, वो बालाघाट में शूटिंग के लिए अनुमति लेने वालों के अनुरोध पर गए थे और ये भी स्वीकारा कि उन्होंने लंच या डिनर के लिए आमंत्रित किया था, जिसे अस्वीकार कर दिया गया और शूटिंग पर कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने कहा विभाग ने कोई बंदिश नहीं लगाई। तो अब विजय शाह कैंडल लाइट डिनर चाह रहे थे या फुल लाइट डिनर चाह रहे थे ये पता नहीं चला, लेकिन उन्होंने ये बात जरूर स्वीकारी कि हाँ, वो डिनर चाह रहे थे विद्या बालन के साथ। तो यानी विजय शाह ने ये मान लिया था। हालिया जो मामला हुआ कर्नल सोफिया कुरैशी वाला, उस पर हालांकि विजय शाह 3 बार माफी मांग चुके हैं। अपने स्वभाव के विपरीत अमूमन वो माफ़ी नहीं मांगते, जैसे मैंने कहा ना, हंस के और उसे एक और तरह से अलग तरह से विस्तारित कर देते हैं, अलग तरह से बात कर लेते हैं। इस बार पार्टी ने डंडा बहुत किया तो 3 बार उन्होंने माफ़ी मांगी। कहा सोफिया बहन ने देश का मान सम्मान बढ़ाया है, मैं उन्हें सलूट करता हूँ दुखी मन से, और इतनी विपरीत परिस्थितियों में अगर मेरे कुछ गलत निकल गया तो मैं 10 बार माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। अगले दिन फिर यानी 14 मई को उनका फिर एक और बयान आया। उन्होंने कहा हाल ही में मेरे द्वारा दिए गए बयान से अगर किसी समाज की भावनाएं आहत हुई हैं, उसके लिए मैं दिल से न केवल शर्मिंदा हूँ, दुखी हूँ, बल्कि माफ़ी मांगता हूँ। मिलिट्री वालों के भेष में आकर के और उन्होंने जिस तरीके से हमारे भाई बहनों को उनके पिता के सामने, उनके माँ के सामने, बेटों के सामने कपड़े उतार के और धर्म पूछ के और उनकी जिस तरीके से निर्भरता की हत्या की गई, उस दिन से मन विचलित है, दुखी है। मेरे पूरे परिवार में कई लोग मिलिट्री में रहे, पूरा मिलिट्री का मेरा बैकग्राउंड है, कई लोग शहीद हुए हैं, कारगिल के समय भी शहीद हुए हैं। और ऐसे दुखी मन से
अगर भाषण देते हुए कोई बात अगर निकल गई तो मैं उसके लिए 10 बार माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। सोफिया बहन जिसने राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति धर्म से ऊपर जाके हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, वो बहन हमारी सगी बहन से ज़्यादा सम्मानित है। मैं उसको सैल्यूट करता हूँ, मिलिट्री को और सोफिया बहन को। हम कभी सपने में नहीं सोच सकते कि उसके दिल में इस तरह से भी कोई बात आए। फिर भी जो चल रहा है, मैंने कहा किसी समाज और धर्म को भी अगर मेरी बातों से चोट पहुँची हो तो मैं 10 बार माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। हमारे देश की बहन सोफिया कुरैशी ने राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति और समाज से ऊपर उठकर बहुत काम किया है। फिर आई 23 मई, अभी बीती है कुछ दिन पहले। फिर उनका एक और बयान आया जिसकी शुरुआत उन्होंने जय हिंद से करते हुए कहा। जय हिंद। पिछले दिनों पहलगाम में हुए जघन्य हत्याकांड से मन दुखी और विचलित था। मेरा राष्ट्र के प्रति अपार प्रेम और भारतीय सेना के प्रति आदर और सम्मान हमेशा रहा है। मेरे द्वारा कहे गए शब्दों से समुदाय, धर्म और देशवासियों को दुख पहुंचा है। ये मेरी भाषाई भूल थी। मेरा आशय किसी भी धर्म, जाति या समुदाय को ठेस पहुंचाना या आहत करना नहीं था। भूलवश अपने द्वारा कहे गए शब्दों के लिए मैं पूरी तरह भारतीय सेना, बहन कर्नल सोफिया कुरैशी, समस्त देशवासियों से पूरी तरह क्षमा प्रार्थी हूँ एवं पुनः हाथ जोड़कर अब सबसे माफी मांगता हूँ। फिर कहा कि पिछले दिनों पहलगाम में हुए जघन्य हत्याकांड से मन दुखी और विचलित था। मेरा राष्ट्र के प्रति अपार प्रेम और भारतीय सेना के प्रति आदर और सम्मान हमेशा रहा है। मेरे द्वारा कहे गए शब्दों से समुदाय, धर्म और देशवासियों को दुख पहुंचा है। अब का पहले वाले में पूछा था यदि पहुंचा हो तो, अब की लाइन जजमेंटल थी आखिरी वाले की कि दुख पहुंचा है। उन्हें पता चल गया कि दुख पहुंचा है। कहा यह मेरी भाषाई भूल थी। मेरा आशय किसी भी धर्म, जाति या समुदाय को ठेस पहुंचाना या आहत करना नहीं था। भूलवश अपने द्वारा कहे गए शब्दों के लिए मैं पूरी तरह से भारतीय सेना, बहन कर्नल सोफिया कुरैशी और देशवासियों से पूरी तरह क्षमा प्रार्थी हूं और आपसे पुनः हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूं। किसी को ठेस पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं था। फिर लिखा कि भाई भूलवश शब्दों के लिए मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूं। इतना सब उन्होंने कह दिया। वीडियो जारी किया बाकायदा उसके लिए। फिर कहा कि भाई मेरी भाषाएं भूल थी और अब ये सब संभल जाना चाहिए, ये सब आकलन। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या विजय शाह के इतनी माफ़ी के बाद, इस तरह से इतने परेशान होने के बाद, एक बार वो और हुए थे जैसे मैंने कहा शिवराज जी के वक्त में, बाकी में परेशान नहीं हुए, तो शायद हो सकता है उनकी ज़बान कभी भी ऐसी स्थिति आने ही नहीं देती थी कि थिंक बिफोर योर स्पीच जैसी लाइन वो संभल कर चलें या संभल कर बोलें, ये स्थिति आई नहीं। तो क्या अब संभल जाएंगे? अगर हटे तो भी ये आकलन न मेरे जैसा कोई पत्रकार कर सकता, ना ही उनकी करीब रहने वाले सियासी लोग। पार्टी उनके फैलाए रायते को समेटने में कब तक और कितनी शिद्दत से जुटी रहेगी, जैसे मैंने कहा भी कि कितनी शिद्दत से जुटी रहेगी, इसका आकलन भी थोड़ा मुश्किल है। एक संभावना, एक मार्जिन में जरूर छोड़ जाता हूं। जिस तरह अभी मंगलवार वाली कैबिनेट में भी उन्हें नहीं बुलाया गया, तो हो सकता है हटा दें। हो सकता है जब ये प्रोग्राम होने हो तब तक विजय शाह हट चुके हों। और सबसे बड़ी बात ये कि क्या इतने विवाद के बाद आने वाले दिनों में संभल कर बोलेंगे विजय शाह? तो आज के इस किस्सा गोई में इतना ही। अगले हफ्ते किसी खास शख्सियत, किसी खास जगह, किसी खास इलाके के बारे में करेंगे आपसे चर्चा। तब तक आप देखते रहिए BSTV।